मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को विशेषण और विशेष्य में संबंध क्या है, विशेषण किसको कहते हैं और विशेष्य किसको कहते हैं। विशेषण और विशेष्य में ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। क्या है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अथवा हीनता बताए उसे विशेषण कहते हैं या वह विशेषण कहलाता है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाए वो विशेषण कहलाता है, और जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाया जाता है वह संज्ञा और सर्वनाम विशेष्य कहलाता है। जैसे देखते हैं, राम सुंदर लिखता है। राम सुंदर लिखता है। राम सुंदर लिखता है। राम शोभनम लिखति में राम कैसा लिखता है? सुंदर लिखता है। विशेषता क्या है उसके लिखने की? सुंदर लिखता है, ये विशेषण हुआ। और कौन लिखता है? राम लिखता है। राम क्या हुआ? ये विशेषण हो गया, और राम जो है वो विशेष्य हो गया। यानी कि जिसकी विशेषता को या हीनता को बताया जाए वो विशेष्य कहलाता है, और जो विशेषता हो वो विशेषण कहलाता है। इस प्रकार से यदि हम इसको पहले हिंदी में समझ लेते हैं, इसके बाद संस्कृत में समझ लेंगे। जैसे अच्छा आदमी सभी जगह सम्मान पाता है, बुरा आदमी को अपमानित होना पड़ता है। जैसे अच्छा आदमी सभी जगह सम्मान पाता है और बुरा आदमी को अपमानित होना पड़ता है। इसमें अच्छा और बुरा आदमी जो है अच्छा है या बुरा है, तो आदमी क्या हुआ? विशेष्य हो गया, और अच्छा बुरा क्या हुआ? विशेषण हो गया। यदि इसको हम इस तरह से करें कि कैसा है आदमी, तो कहने वाला कहेगा अच्छा आदमी या बुरा आदमी। विशेषण न सिर्फ विशेषता बताता है बल्कि वह अपने विशेष्य की संख्या और परिमाण मीन्स मात्रा भी बताता है। जैसे 5 लड़के गेंद खेल रहे हैं, इसमें संख्यावाचक हो गया। इस प्रकार विशेषण जो है वे 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर से सुन लेंगे। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो गुणवाचक विशेषण में गुणबोधक देख लेते हैं। अच्छा, भला, सुंदर, श्रेष्ठ या शिष्ट। दोषबोधक में देख लेते हैं। दोष क्या है? खराबी क्या है? बुरा, खराब, उदंड, जहरीला, ये दोष है। रंगबोधक में काला, गोरा, पीला, नीला, हरा, ये रंगबोधक है। कालबोधक मीन्स समय के पुराना, प्राचीन, नवीन, क्षणिक या क्षणभंगुर। स्थान बोधक में
चीनी, मद्रासी, बिहारी, पंजाबी इत्यादि। गंधबोधक में खुशबूदार, सुगंधित या जो भी हो। दिशा बोधक में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अवस्था बोधक में गीला, सूखा, जला और आगे कुछ भी होगा। दशा बोधक में अस्वस्थ, रोगी, भला, चंगा, फुर्तीला इत्यादि इत्यादि। आकार बोधक में मोटा, छोटा, बड़ा, लंबा इत्यादि। स्पर्श बोधक में कठोर, कोमल, मखमली। स्वाद बोधक में खट्टा, मीठा, कसैला, नमकीन। इस प्रकार एक उदाहरण देख लेते हैं। इस चिलचिलाती धूप में वह घर से निकलना मुश्किल है। इस चिलचिलाती धूप में घर से निकलना मुश्किल है। इसमें चिलचिलाती धूप क्या है? धूप की विशेषता है। चिलचिलाती धूप क्या है? धूप की विशेषता है। इस प्रकार से एक और देख लेते हैं। इस मोहल्ले का बजबजाता नली नगर निगम की पोल खोल रहा है। बजबजाता गली मीन्स बदबू दे रहा है। मुझे लाल लाल टमाटर पसंद है। कैसे टमाटर पसंद है? लाल लाल टमाटर पसंद है। सालू के बाल बल खाती नागिन जैसे हैं। इसमें क्या है? बाल जो है वो कैसी हैं? बल खाती नागिन जैसी हैं। इस प्रकार से हम लोग कुछ इसको क्षेत्रीय भाषाओं में अपने शब्दों का उपयोग करते हैं। जैसे बहुत गहरे लाल के लिए, यानी बहुत काफ़ी लाल है, उसको हम लोग कह देते हैं टुहू टुहू लाल। या बहुत अधिक सफ़ेद है तो हम लोग कह देते हैं कि धप धप उजर या धप धप उजला, या बग बग उजला या दप दप उजला। बहुत ज़्यादा काले के लिए कार खुटू खुटू मैंने कुचू कुचू करिया कह देते हैं हम लोग। इसके बाद यदि बहुत अधिक तिक्त के लिए हर हर नीम जैसा हम लोग उपमा देते हैं। बहुत अधिक हरा के लिए कच कच हरियर हम लोग कह देते हैं। बहुत अधिक यदि खट्टा होता है तो क्या कह देते हैं कि चुक चुक खट्टा या खट्टा चून बोल देते हैं। बहुत अधिक लंबे के लिए डग डग लंबा। बहुत चिकने के लिए चिकन छुलू छुलू। बहुत मैला या गंदा होता है तो कहते हैं कच कच गंदा बा, कच कच गंदा है, मैला है। बहुत मोटा है तो थुलू थुलू मोटा। यदि आकाश में तारे अधिक लगे हुए हैं तो हम लोग कह देते हैं कि गज गज तारे लगे हुए हैं। या बहुत गहरा दोस्त है तो हम लोग बोलते हैं कि ये मेरा लंगोटिया यार है। या यदि बहुत अधिक मूर्ख है तो हम लोग अपने भाषा में बोल देते हैं एकदम मूर्ख चपाटे का है। तो इस प्रकार हम लोगों का ये गुणवाचक है, ये संज्ञा है। इसमें जो भी है वो गुण बताता है। दूसरा देखते हैं संख्यावाचक विशेषण में। तो संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण है जो अपने विशेष्यों की निश्चितता का बोध कराता है। विशेष्यों में जो संज्ञा और सर्वनाम है उसकी विशेषता का बोध कराता है कि उनकी संख्या जो है वो कितनी है। जैसे उस मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं। उस मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं। या इस कक्षा में कुछ छात्र पिकनिक पर गए हैं। या इस कक्षा के कुछ छात्र पिकनिक पर गए हैं। इस उदाहरण में 5 लड़के जो हैं वो संख्या का बोध कराते हैं। और कुछ छात्र में कुछ छात्र जो है वो अनिश्चितता का बोध कराते हैं। इस प्रकार निश्चित संख्यावाचक
विशेषण भी कई तरह के होते हैं, जैसे गणनावाचक, यह अपने विशेष्य की साधारण संख्या या गिनती बताता है। इसके भी दो भेद होते हैं। गणनावाचक जो है वो अपने विशेष्यों की यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की साधारण संख्या या गिनती बताता है। इसके भी दो भेद होते हैं। कौन कौन? पूर्णांक बोधक मीन्स पूर्ण संख्यावाचक और अपूर्णांक बोधक मीन्स अपूर्ण संख्यावाचक। पूर्णांक बोधक संख्यावाचक में इसमें पूर्ण संख्याओं का प्रयोग होता है। पूर्णांक वाचक में पूर्ण संख्याओं का प्रयोग होता है, जैसे 4 छात्र 8 लड़कियां, ये पता है कितना है। अपूर्णांक बोधक मीन्स अपूर्ण संख्यावाचक, जिसमें संख्या जो है वो पूर्ण नहीं है, आधा है। कैसे आधा है? इसमें अपूर्ण संख्याओं का प्रयोग होता है, जैसे 1.25 रुपये, 2.5 रुपये, 1.5 रुपये, 1.25 रुपये, इस तरह से हम लोग उपयोग करते हैं। संख्यावाचक विशेषण में ही दूसरा क्रमवाचक विशेषण है। यह विशेष्य की क्रमात्मक संख्या यानी विशेष्य के क्रम को बतलाता है। यह विशेष्य की क्रमात्मक संख्या यानी विशेष्य के क्रम को बतलाता है। इसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है, जैसे पहली कक्षा, दूसरा लड़का, तीसरा आदमी, चौथी खिड़की इत्यादि। तीसरा है आवृत्तिवाचक। यह विशेष्य में किसी इकाई की आवृत्ति की संख्या बतलाता है। यह जो है वो विशेष्य में यह संज्ञा और सर्वनाम में किसी इकाई की आवृत्ति की संख्या बतलाता है, जैसे 2 गुने छात्र, 2.5 गुने लाभ इत्यादि। संग्रहवाचक, यह अपने विशेष्य की सभी इकाइयों का संग्रह बतलाता है। यह अपने विशेष्य की इकाइयों का संग्रह बतलाता है, जैसे 4 आदमी या 8 पुस्तकें इत्यादि। समुदायवाचक, यह वस्तुओं की सामुदायिक संख्या का बोध कराता है, जैसे 1 जोड़ी चप्पल, 5 दर्जन कॉपियां। सामुदायिक वाचक एक बार फिर से देख लेंगे, यह वस्तुओं की सामुदायिक संख्या को व्यक्त करता है। यह वस्तुओं की सामुदायिक संख्या को व्यक्त करता है, जैसे 1 जोड़ी चप्पल, 5 दर्जन कॉपियां। एक इसमें और होता है विप्सावाचक। व्यापकता का बोध कराने वाली संख्या को विप्सावाचक कहते हैं। व्यापकता का बोध कराने वाली संख्या को विप्सावाचक कहते हैं। यह 2 प्रकार से बनती है। संख्या के पूर्व प्रति, फी, हर, प्रत्येक इनमें से किसी के पूर्व प्रयोग से या संख्या के द्वितीय से है। जैसे प्रत्येक 3 घंटों पर यहाँ से एक गाड़ी खुलती है। प्रत्येक 3 घंटों पर यहाँ से एक गाड़ी खुलती है। यहाँ 3 घंटों, ध्यान देंगे, यहाँ 3 घंटों विप्सावाचक हो गया। 5-5 छात्रों के लिए एक कमरा है। यहाँ 5-5 जो छात्र हैं उसके लिए एक कमरा है। कभी कभी निश्चित संख्यावाची विशेषण भी अनिश्चित सूचक विशेषण के योग से अनिश्चित संख्यावाची बन जाते हैं। जैसे उस सभा में लगभग 1000 व्यक्ति थे। उस सभा में लगभग 1000 व्यक्ति थे। यदि 1000 व्यक्ति थे तो निश्चयवाची संख्या होता, लेकिन यहाँ लगभग लग गया, मीन्स अब अनिश्चित हो गया ये उतने व्यक्ति हैं या नहीं है। यह देख लेते हैं, आसपास की 2 निश्चित संख्याओं का सहप्रयोग भी दोनों के आसपास की अनिश्चित संख्या को प्रकट करता है। आसपास की 2 निश्चित संख्याओं का सहप्रयोग भी दोनों के आसपास की अनिश्चित संख्या को प्रकट करता है। जैसे मुझे 1000-2000 रुपये दे दो। यहाँ देखेंगे 1000-2000। कुछ संख्याओं में ओ जोड़ने से उनके बहुत्व यानी अनिश्चित संख्या की प्रतीत होती है।
कुछ संख्याओं में ओ जोड़ देने से, इस तरह से यदि जोड़ देते हैं तो उसमें वो जोड़ देने से बहुत यानी अनिश्चित संख्या की प्रतीति होती है। यानी कि यदि वो जोड़ देते हैं तो उसकी संख्या जो है वो अनिश्चित संख्या प्रतीत होती है। जैसे सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। सालों बाद यानी कि कितने साल बाद लौटा है ये पता नहीं है, सालों बाद लौटा है प्रतीत होता है। वैश्विक आर्थिक मंदी का असर करोड़ों लोगों पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। वैश्विक आर्थिक मंदी का असर करोड़ों लोगों पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। इसमें करोड़ों लोग क्या है, करोड़ों, इसमें फिक्स नहीं है कितने करोड़ हैं। तीसरा देख लेते हैं, परिमाणवाचक। ये तो परिमाणवाचक विशेषण जो है वह विशेषण जो अपने विशेषियों की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा परिमाण का बोध कराए परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण जो अपने विशेषियों की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा में परिमाण का बोध कराए परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। इस विशेषण का एकमात्र विशेष से द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे मुझे थोड़ा दूध पीना चाहिए या मुझे थोड़ा दूध चाहिए, बच्चे भूखे हैं। मुझे थोड़ा दूध चाहिए, बच्चे भूखे हैं। बारात को खिलाने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए। इस उदाहरण में थोड़ा अनिश्चित है एवं 4 क्विंटल जो है वो निश्चित मात्रा का बोध कराता है। इस प्रकार देख लेते हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 2007 की बाढ़ में सड़कों पर छाती भर पानी हो गया था। यहाँ भी निश्चितता का बोध करा रहा है। संख्यावाचक की तरह ही परिमाणवाचक में भी ओ के योग से अनिश्चित बहुत प्रकट होती है। जैसे उस पर तो घड़ों पानी पड़ गया है, उस पर तो घड़ों पानी पड़ गया है। अब यहाँ देखेंगे घड़ों मीन्स कितना घड़ा है ये पता नहीं है, उस पर कितना पानी पड़ गया है। इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं सर्वनामिक विशेषण क्या है। तो सर्वनामिक विशेषण हम लोग जानते हैं, सर्वनाम कहते किसको हैं, संज्ञा या सर्वनाम का जो विशेषता बतलाए वो सर्वनामिक विशेषण है। हम जानते हैं कि विशेषण के प्रयोग से विशेष्य का क्षेत्र सीमित हो जाता है। विशेषण के प्रयोग से विशेष्य का क्षेत्र जो है वो सीमित हो जाता है। जैसे गाय कहने से उसके व्यापक क्षेत्र का बोध होता है। यदि गाय कहते हैं तो हमारे दृष्टि में आ जाता है कि गाय है। अब यदि कहें कि गाय काली है तो यहाँ विशेषता प्रकट होगा कि गाय कैसी है, गाय काली है। तो यदि काली गाय कहते हैं तो गाय का क्षेत्र जो है वो सीमित हो जाता है कि कैसी गाय, काली गाय। तो इसका परिभाषा हम लोग इस प्रकार भी दे सकते हैं सर्वनामिक विशेषण का। जब किसी सर्वनाम या मौलिक या यौगिक रूप से किसी संज्ञा के पहले आकर उसके क्षेत्र को सीमित कर दे तब वह सर्वनाम न रहकर सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। एक बार फिर सुन लेंगे। जब किसी सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप किसी संज्ञा के पहले आकर उसके क्षेत्र को सीमित कर दे तब वह सर्वनाम न रहकर सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे यह गाय है, वह आदमी है। अब इस वाक्य में यह एवं वह गाय तथा आदमी की निश्चितता का बोध कराने के कारण निश्चयवाचक सर्वनाम हुए। यह एवं वह गाय तथा आदमी की निश्चितता का बोध कराने के कारण निश्चयवाचक सर्वनाम हुए। किंतु यदि यह एवं वह का प्रयोग इस रूप में किया जाए
यह गाय बहुत दूध देती है या वह आदमी बड़ा मेहनती है, तो यह और वह गाय एवं आदमी के विशेषण बन जाते हैं। यह और वह गाय और आदमी के विशेषण बन जाते हैं। इसको और एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे वह गधा भागा जा रहा है, इसमें वह क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। गधा तो है लेकिन कौन? तो वह गधा भागा जा रहा है। जैसा काम वैसा ही दाम, यही तो नियम है। इसमें जैसा और वैसा ये दोनों क्या है? सर्वनाम है। जितनी आमद है उतना ही खर्च भी करो। अब यहाँ आमद कितना है? जितना आमद है खर्च उतना ही करना है, अधिक तो करेंगे नहीं। कहा गया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा ना जाए। यानी कि और एक कहा गया है कि उतना ही पैर पसारिए जेते लंबी पाँव। तो ये है। इस प्रकार यदि देखते हैं तो वाक्यों में विशेषण के स्थानों के आधार पर उन्हें दो भागों में बांटा गया है। वाक्यों में विशेषण के स्थानों के आधार पर उन्हें दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक सामान्य विशेषण। सामान्य विशेषण किसको कहते हैं? जिस विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले हो, जिस विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले हो वह सामान्य विशेषण कहलाता है। विशेष्य मीन से क्या? कर्ता या उसको सर्वनाम कहें, सामान्य विशेषण कहलाता है। जैसे काली गाय बहुत सुंदर लगती है। गाय तो सुंदर लगती है लेकिन काली गाय जो है वो सुंदर अधिक लगती है। काली, इसलिए इसमें विशेषण क्या हो गया? काली गाय। मेहनती आदमी कहीं भूखों नहीं मरता। अब देखिए आदमी तो सब मेहनत करते हैं लेकिन जो सबसे अधिक मेहनत करते हैं या जो मेहनती हैं वो कभी भूखे नहीं मरते हैं। इसमें एक विधेय विशेषण भी होता है। दूसरा जो है वो विधेय विशेषण होता है। जब विशेषण का प्रयोग अपने विशेष्य के बाद हो, जब विशेषण का प्रयोग अपने विशेष्य के बाद हो वह विधेय विशेषण कहलाता है। ध्यान से देंगे। जिस विशेषण का प्रयोग अपने विशेष्य के बाद हो वह विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे वह गाय बहुत काली है, तो इसमें देखेंगे काली जो है वो विधेय विशेषण हो जाएगा। काली जो है वो विधेय विशेषण हो जा रहा है। आदमी बड़ा मेहनती था, अब यहाँ देखेंगे बड़ा के बाद मेहनती आ रहा है, तो इसमें मेहनती क्या हो गया? विधेय विशेषण हो गया। एक और होता है प्रविशेषण या अंतर्विशेषण। प्रविशेषण या अंतर्विशेषण। तो विशेषण तो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण जो है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, परंतु कुछ शब्द विशेषणों एवं क्रिया विशेषणों की विशेषता बताने के कारण प्रविशेषण या अंतर्विशेषण कहलाते हैं। विशेषण तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते ही हैं, लेकिन कुछ विशेषण ऐसे हैं जो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। उन्हें प्रविशेषण या अंतर्विशेषण कहते हैं। जैसे देख लेंगे, विश्वजीत डरपोक लड़का है। विश्वजीत डरपोक लड़का है, तो यहाँ विश्वजीत ये तो विशेष्य हो गया, और डरपोक जो है वो क्या हो गया? विशेषण है। विश्वजीत लड़का है तो ठीक है, लेकिन कैसा लड़का है? डरपोक लड़का है। उसका विशेषता क्या है? डरपोक है। लेकिन इसी को यदि कह दें कि विश्वजीत बड़ा डरपोक लड़का है, अब देखिए डरपोक के पहले बड़ा लग गया, विश्वजीत बड़ा डरपोक लड़का है, तो बड़ा क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। अब देख लेते हैं, सौरभ धीरे धीरे पढ़ता है, यानी कि सौरभ पढ़ता तो है लेकिन अब देखेंगे पढ़ता क्या है? क्रिया है। तो कैसे पढ़ता है? धीरे धीरे पढ़ता है। तो जब धीरे धीरे पढ़ रहा है तो धीरे धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। और क्रिया की विशेषता भी है, तो कैसा है? धीरे धीरे है। और बहुत धीरे धीरे पढ़ता है। अब इसमें देख लेंगे कि जब बहुत आ गया तो प्रविशेषण हो गया। सौरभ धीरे धीरे पढ़ता है, यहाँ धीरे धीरे क्या हुआ? क्रिया विशेषण हुआ, यानी विशेषण हुआ। और बहुत धीरे धीरे पढ़ता है में बहुत क्या हो गया?
प्रविशेषण हो गया। इस प्रकार से इसमें बड़ा डरपोक विशेषण की और बहुत शब्द धीरे धीरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताने के कारण प्रविशेषण हो जाते हैं। इस प्रकार में यदि हम देखें तो विशेषणों की तुलना यदि करें तो जिन विशेषणों के द्वारा दो या अधिक विशेषणों के गुण अवगुण की तुलना की जाती है उन्हें तुलना बोधक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषणों के द्वारा दो या अधिक विशेषणों के गुण अवगुण की तुलना की जाती है उन्हें तुलना बोधक विशेषण कहते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से एक ही प्रकार की विशेषता बतलाने वाले पदार्थों या व्यक्तियों में मात्रा का अंतर होता है। तुलना के विचार से विशेषणों की तीन अवस्थाएं होती हैं। तुलना के आधार पर विशेषणों की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला अवस्था मूला अवस्था, पॉजिटिव डिग्री। तो इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत विशेषणों का मूल रूप आता है। इसके अंतर्गत विशेषणों का मूल रूप आता है। इस अवस्था में तुलना नहीं होती। इस अवस्था में तुलना नहीं होती है। सामान्य विशेषताओं का उल्लेख मात्र होता है। जैसे अंशु अच्छी लड़की है, अंशु अच्छी लड़की है, या आशु सुंदर है। उत्तरावस्था में देख लेते हैं 2 नंबर में कंपैरेटिव डिग्री। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अधिकता या न्यूनता की तुलना होती है, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अधिकता या न्यूनता की तुलना होती है तब उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे अंशु आशु से अच्छी लड़की है, यहाँ तुलना हो रहा है। फिर आशु अंशु से सुंदर है। उत्तरावस्था में हिंदी में केवल तत्सम शब्दों में तर प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे सुंदर से यदि उसको विशेषण बनाना है तो तर जोड़ देंगे तो सुंदरतर हो जाएगा। महत में यदि तर जोड़ देंगे तो महत्तर हो जाएगा। लघु में तर जोड़ देंगे तो लघुत्तर हो जाएगा। अधिक में तर जोड़ देंगे तो अधिकतर हो जाएगा। दीर्घ में तर जोड़ देंगे दीर्घतर हो जाएगा। हिंदी में उत्तरावस्था का बोध कराने के लिए से और में चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में उत्तरावस्था का बोध कराने के लिए से और में चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्ची फूल से भी कोमल है, बच्ची फूल से भी कोमल है। इन दोनों लड़कियों में वह सुंदर है, इन दोनों लड़कियों में वह सुंदर है। इसके बाद विशेषण की उत्तरावस्था का बोध कराने के लिए के अलावा, की तुलना में, के मुकाबले आदि पदों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे पटना के मुकाबले जमशेदपुर अधिक स्वच्छ है, पटना के मुकाबले जमशेदपुर अधिक स्वच्छ है। संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी कम कठिन है, संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी कम कठिन है। आपके अलावा वहाँ कोई उपस्थित नहीं था, आपके अलावा वहाँ कोई उपस्थित नहीं था। तीसरा देख लेते हैं उत्तमावस्था। यह विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था है। उत्तमावस्था सुपरलेटिव डिग्री, यह विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था है। जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो उनमें से एक को श्रेष्ठ या निम्नता दी जाती है, एक को महान या कमजोर बताया जाता है, तब विशेषण की उत्तमा अवस्था कहलाती है। एक बार फिर से देख लेंगे। यह विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था है जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है और उनमें से एक को श्रेष्ठता या निम्नता दी जाती है, तब विशेषण की उत्तमा अवस्था कहलाती है। जैसे कपिल सबसे या सबों में अच्छा है, कपिल सबसे या सबों में अच्छा है। टीपू सबसे
घटिया विचार वाला लड़का है। दीपू सबसे घटिया विचार वाला लड़का है। तत्सम शब्दों की उत्तमावस्था के लिए तम प्रत्यय जोड़ा जाता है। तत्सम शब्दों की उत्तमावस्था के लिए तम प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे सुंदर में जोड़ देंगे तम, सुंदरतम हो जाएगा। महत में जोड़ देंगे तम तो महत्तम हो जाएगा। लघु में यदि तम जोड़ देंगे तो लघुतम हो जाएगा। अधिक में तम जोड़ देंगे अधिकतम हो जाएगा। श्रेष्ठ में तम जोड़ देंगे तो श्रेष्ठतम हो जाएगा। श्रेष्ठ के पूर्व सर्व जोड़कर भी उत्तमा अवस्था दर्शाई जाती है। श्रेष्ठ के पूर्व मीन्स पहले सर्व जोड़कर भी इसकी उत्तमा अवस्था दर्शाई जाती है। जैसे नीरज सर्वश्रेष्ठ लड़का है। नीरज सर्वश्रेष्ठ लड़का है। एक फारसी के इन प्रत्यय जोड़कर भी उत्तमा अवस्था दर्शाई जाती है। फारसी में भी के इन प्रत्यय को जोड़ करके भी उत्तमा अवस्था दर्शाई जाती है। जैसे बगदाद बेहतरीन शहर है। बगदाद बेहतरीन शहर है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो विशेषण के कुछ रूपों की रचना होती है। विशेषण के कुछ रूपों की रचना होती है। विशेषण और विशेष से जो संबंध है उससे किस प्रकार रूप बनते हैं देख लेते हैं। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कभी विशेषण विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है और कभी विशेष्य के बाद। अतः प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद होते हैं, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। आगे आपको बता चुके हैं। तो इसमें हम लोग अब अधिक नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना संस्कृत में बहुत हम लोगों का थोड़ा सा है। जो हिंदी में पढ़ेंगे वही संस्कृत का भी होता है। इसमें कुछ अंतर नहीं होता है। हिंदी का व्याकरण संस्कृत से 99% मिलते जुलते होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। विशेषण विशेष संबंध है। जैसे हम देखते हैं कि जिस लिंग वचन और विभक्ति में विशेष रहता है, विशेषण विशेष से क्या संबंध है कि जिस लिंग वचन और विभक्ति में विशेष रहता है, विशेषण भी उसी लिंग वचन और विभक्ति में होता है। क्या होता है देख लेते हैं। हम लोगों के संस्कृत में क्या होता है कि विशेषण विशेष्य संबंध में क्या कहता है कि जिस लिंग और विभक्ति में विशेष्य मीन्स कर्ता, संज्ञा या सर्वनाम रहता है विशेष्य रहता है। विशेषण भी उसी लिंग वचन और विभक्ति में होता है। जैसे देख लेते हैं, जैसे वृद्ध पितामह, वृद्ध पितामह
अब यहाँ देखेंगे, ये भी प्रथमा में, ये भी प्रथमा में। फिर यहाँ देख लेते हैं, वृद्धा पितामही, वृद्धा पितामही, नवीनम, नवीनम फलम, नपुंसक लिंग हो गया। शोभनम लिखते हैं, शोभनम गृह कार्यम, शोभनम, शोभनम मीन्स सुंदर, सुंदर या अच्छा। श्रेष्ठ भ्राता, श्रेष्ठ भ्राता, कनिष्ठ, कनिष्ठ है भ्राता, या और लिख सकते हैं कनिष्ठ है मातुलः, कनिष्ठ मातुलः मीन्स छोटे मामा, छोटे मामा। प्रिया कन्या, कन्या मीन्स प्यारी बेटी, प्यारी बेटी। एक चीज ध्यान देंगे, यदि आप हिंदी में समझ रहे हैं तो संस्कृत में बिल्कुल आसान है। इसमें बस केवल चेंजिंग यही होता है कि जिसमें विशेष से रहेगा विशेषण भी उसी लिंग और वचन का होगा। बाकी आप सब जान चुके हैं, अब इसमें कोई समस्या नहीं है। तो इसको आप लोग अच्छा से देख करके, सुन करके लिखने का प्रयास करेंगे, और लिखने के बाद कुछ क्वेश्चन बोल देते हैं, आप उसका आंसर बताइएगा या कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि पवित्रता से विशेषण बनेगा, पवित्रता से कौन सा विशेषण बनेगा। तीसरा क्वेश्चन है सुंदर विशेषण का रूप स्त्रीलिंग में क्या होगा, सुंदर विशेषण का रूप स्त्रीलिंग में क्या होगा। और बूढ़ा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी, यानी बूढ़ा विशेषण से भाववाचक संज्ञा क्या होगा या क्या बनेगा। एक पांचवा क्वेश्चन है सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में विशेषण क्या है। इसका आप लोग आंसर लिख करके देंगे या भेज देंगे, और इस प्रकार से आपका विशेषण विशेष से जो संबंध है वो समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।